यहाँ तक ये हो चुका था, ये वाला क्वेश्चन देख चुके थे लास्ट वाला, ठीक है। कि जब आप आइटम रेट और क्वांटिटी को निकाल नहीं सकते तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, ठीक। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या निकालना था, ईयरली डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ परचेज जो प्रॉपर्टी आपने 20 लाख रुपए में खरीदी, 20 लाख रुपए में खरीदी, ठीक। और उसकी लाइफ कितनी है, 20 साल, ठीक। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना था। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कैसा होता है आपने पता ही होगा, आपने निकाला भी होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होती है, डी की वैल्यू होती है C माइनस एस डिवाइडेड बाई ए, और ये एस की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 10% होती है, ठीक। इसका इनिशियल कॉस्ट का, यानी इस सी का 10%। तो आपको क्या दिया हुआ, सी की वैल्यू दी हुई पहले, इतनी आपको सी की वैल्यू दी, यानी 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख क्या है, जो भी प्रॉपर्टी थी आपके पास वो 20 लाख रुपए में आपने खरीदी थी, ठीक। और उसकी एज यानी एन की वैल्यू दी हुई है 20 साल। फिर आपको क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस की वैल्यू अगर हम 10% लेके चलते हैं, ठीक है, सैलरी वैल्यू अगर 10% लेके चलते हैं, तो मान लीजिए इसका 10% निकाल लीजिए। इसका 10% कितना निकाल, डिवाइड कर दीजिए 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2 लाख। अब इसी फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए इसको सब, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। मैं कैलकुलेट कर देगा होगा, कितनी आ रही है आपकी तो ये इतनी आसपास है। तो 90,000 आ गया। इस फॉर्मूले में रखना है आपको। मैंने आपको सी बता दिया क्या है, एन क्या है, और एस क्या है सब बता दिया। कितनी वैल्यू आ गई, तो उसका आंसर क्या सही हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना था कि जो सैलरी वैल्यू है 10%, इस फॉर्मूले में ये एस की वैल्यू नहीं दी हुई है पूरे क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास होती है। फिर ये फॉर्मूला लगाना है आपको, निकालना एन की वैल्यू 20 साल दी हुई है आपको। तो ये क्या निकला है, 90,000 क्या निकाला, ये 90,000 आपने निकाला है 1 साल में होने वाली डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहले साल में इतनी डिप्रिसिएशन हो जाएगी, फिर दूसरे साल में फिर इतनी हो जाएगी, तीसरे साल में भी इतनी, चौथे में भी ऐसे ही, 5 6 लगातार 20 साल तक चलती रहेगी डिप्रिसिएशन, ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि 5 साल बाद बताइए कितना इसकी वैल्यू रह जाएगी इस संपत्ति की। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 से, 90,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी वैल्यू आएगी 4,50,000 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, 4,50,000, 4,50,000 क्या हो गया, ये डेप्रिसिएट हो गया, इसमें से 20 लाख में से। तो 5 साल बाद अगर आपको कॉस्ट इसकी वो पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे बताएंगे इस 20 लाख में से ये वैल्यू तो माइनस है। आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू पता चल जाएगी 5 साल, क्यों, क्योंकि 5 साल में इतना डेप्रिसिएशन हो गया, इतना नुकसान हो गया प्रॉपर्टी का, इतना लॉस हो गया, इतना हरास हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, पूछा नहीं है। क्वेश्चन में आपको से केवल एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा है। एनुअल मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। ये क्या है, इन द एनालिसिस ऑफ रेट द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार फॉर अ 10 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन भी आपको बताया जा चुका है, अभी एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक। अगर मैं ये एनालिसिस करने बैठ जाऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट का काम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी है, ठीक। अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी है तो उसमें लगभग 0.33 मीटर क्यूब क्या लग जाता है, मोटार लग जाता है, ठीक है। 0.33 मीटर क्यूब मोटार लग जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है,
आपसे पूछा है 10 मीटर क्यूब के लिए, आपको 1 मीटर क्यूब के लिए पता है, 10 मीटर क्यूब के लिए पूछा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी को 10.33 कितनी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 3 की। ठीक, और इसके सबसे पास ऑप्शन कौन सा है? सबसे पास ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन डी सही है। अब इसका मतलब क्या है, ये 3.3 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इतना मोटार यूज करना पड़ेगा। ब्रिक कितना यूज करना पड़ेगा? ब्रिक आपको 5000 ब्रिक यूज करना पड़ेगा। अब ये 5000 कैसे आ गए ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होते हैं, तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 5000 मीटर। ठीक, ये ब्रिक की संख्या भी आ गई और मोटार की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन कराया जा चुका आपको रेट एनालिसिस, ये वैल्यू कैसे आती है ये भी बताया गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? While analyzing the cost of a building, water charge added on those items which required water in construction, and these charges are generally added at the rate of the above. ठीक है, ये चीज पूछी हुई है कि अगर आप कोई रेट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं यानी रेट के एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई ऐसी मद आ जाए, ऐसा कोई आइटम आ जाए, आइटम, ठीक, जिसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे आइटम बहुत से हो सकते हैं। कौन कौन से आइटम हो सकते हैं? कंक्रीट वर्क हो सकता है, मोटार वर्क हो सकता है, ठीक, ब्रिक मशीनरी हो सकती है, ठीक, स्टोन मशीनरी हो सकती है। ठीक, इन सब में आपको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि कंक्रीट में आप सीमेंट डालेंगे, सीमेंट में पानी की रिक्वायरमेंट होगी, मोटार में भी सीमेंट डालेंगे, पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ब्रिक में भी आप सीमेंट मोटार यूज करोगे, चाहे लाइम मोटार यूज करोगे, दोनों में पानी चाहिए। स्टोन भी सेम है, ठीक, चाहे आप कौन सा भी मोटार यूज करो, चाहे मड मोटार यूज करो, चाहे सीमेंट हो, चाहे लाइम हो, आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये ऐसी आइटम है जिसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो आप क्या करते हो, इसको भी लमसम अमाउंट में जोड़ लेते हो। कितना होता है ये? अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास, 1 से 1.5% के आसपास होता है, 1 से 1.5% के आसपास पानी की कॉस्ट आती है, इसकी कुल लागत का। ठीक है, जो मटेरियल और जो मैन पावर है उसकी कुल लागत का 1%। आप लोग ये क्वेश्चन भी बताया जा चुका है आपको, जब रेट एनालिसिस बताया गया था तो मैंने बताया था कि 1% लिया जाता है। फिर पूछा है आपसे फर्स्ट एंड फाइनल बिल, ठीक है, फर्स्ट और फाइनल बिल का नंबर पूछा हुआ आपसे। ठीक, ये नंबर भी बताया गया था आपको, तीनों के बारे में बताया गया। फाइनल बिल, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, ठीक है, और आपको रनिंग अकाउंट बिल, इन सबके नंबर बताए गए, फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर कितना होता है इसके लिए? 24 होता है, याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत फॉर्म नंबर बताए गए थे, मास्टर रोड का फॉर्म नंबर बताया गया था, ठीक, और रनिंग अकाउंट बिल का फॉर्म नंबर बताया गया था, तो ये सब याद रखने हैं। उसका 24 होता है, फॉर्म नंबर 24 में ये बनता है। अब ये आपका एस्टिमेशन से क्वेश्चन है, ठीक, अब जिसने ये सही नहीं किया वो समझ लीजिए उसकी तैयारी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें पूछा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वर्क, तो इस ये वॉल्यूम बताना है, कंक्रीट वर्क का वॉल्यूम बताना है, कंक्रीट वर्क का वॉल्यूम बताना है, कितने वॉल्यूम में कंक्रीट, ठीक, और इसके लिए सबसे मेथड कौन सा सूटेबल रहेगा? सेंटर लाइन सूटेबल रहेगा। ये यहाँ नहीं भी लिखे यूज सेंटर लाइन मेथड, तो आप सेंटर लाइन यूज करेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। ठीक, तो इसमें पहले सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सेंटर लाइन की लेंथ क्या है? मैं सेंटर लाइन ही बना देता हूँ, हालांकि ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ। सेंटर लाइन क्या है? ये रही सेंटर लाइन। अब इसकी लेंथ निकालनी है, सेंटर लाइन की आपको लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या चाहिए? और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप पहले वाली चीज निकालें, ये वाली चीज, ये कैसे निकल सकती है? पहले इंटरनल डायमेंशन देखिए आप, लंबाई की दिशा में 4.2, ठीक, और लंबाई की दिशा में दीवार की देखिए मोटाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर इधर है और 30 सेंटीमीटर इधर है, ठीक, तो 4.2 अंदर से अंदर है, तो आप क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर इधर जोड़ेंगे और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी 30 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी?
4.2 और समेशन में कितना 10.3 मीटर। ठीक है, तो इसको ये कितना हो जाएगा 4.5। हालांकि ये समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है। फिर दूसरे साइड में कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि जो दीवार की चौड़ाई है कितनी है 60 सेंटीमीटर ना कि 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये लेंथ कितनी है अंदर से अंदर, ये वाली, ये अंदर से अंदर 3.6 है। ठीक, और आपको क्या चाहिए, ये बीच से बीच की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। कैसे निकालेंगे, 3.6 में आप क्या जोड़ेंगे, 60 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई है तो 30 सेंटीमीटर इधर से जोड़ देंगे और 30 सेंटीमीटर इधर से, यानी 60 सेंटीमीटर। तो 3.6 प्लस 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, ये कितनी आ जाएगी आपके पास 4.2। आपके पास लेंथ आ गई। अब आपको क्या निकालनी है, सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी है टोटल। कैसे निकालेंगे, इस 4.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करिएगा, मैं बता देता हूँ आपको कितनी आ रही है। ये वैल्यू आ रही है 4.2 इंटू 2 प्लस 4.5 इंटू, ये आ रही है 17.4। 17.4, बस यहीं पे काम खत्म। अब आपसे कोई भी चीज पूछा बता सकते हैं सेंटर लाइन की मदद से, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कंक्रीट वर्क बताइए। तो लेंथ तो आपको मिल गई, पूरे पूरे भवन की लेंथ मिल गई सेंटर लाइन। तो आप क्या करोगे, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का तो क्या करोगे, लेंथ इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितनी है 17.4, ये आपने निकाली है। विड्थ कितनी है, विड्थ देख सकते हैं आप कितनी है, 90 सेंटीमीटर इसमें लिखा हुआ है, बीच में देखिए जो 90 लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, इसकी विड्थ लिखी है। ठीक है, तो कंक्रीट वर्क की कितनी है 90 सेंटीमीटर यानी 10.9 मीटर। हाइट कितनी है, हाइट आपको साइड में लिखी हुई दिख रही है, यानी 30 सेंटीमीटर। तो 10, ये वैल्यू कितनी आ जा रही है मल्टीप्लाई करने पर, 17.4 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो 4.698 मीटर क्यूब। और आपको बताया गया है कि जब आप मीटर क्यूब में कोई भी चीज मेजर कर रहे हो यानी वॉल्यूम की एक्यूरेसी कितनी रखी जाती है, 0.01। उसको कन्वर्ट कर दीजिए 2 स्थान तक, कितना हो जाएगा 0.47। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था ये। और इसी से इंटरलिंक आपका दूसरा क्वेश्चन, अगर ये जिसने कर लिया वो तो तुरंत हो जाएगा, बस सेंटर लाइन ही तो निकालना है और कुछ तो करना ही नहीं। सेंटर लाइन अगर निकालनी आ रही है तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है और ये आपके कन्वेंशनल पेपर में आ चुका है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है अर्थवर्क एक्सकेवेशन बता। ठीक है, तो सेंटर लाइन की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि डायमेंशन सेम है सारी की सारी, दीवार की डायमेंशन भी सेम है, विड्थ भी सेम है, इंटरनल डायमेंशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा केवल विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो वॉल्यूम निकालना, किस चीज का, एक्सकेवेशन का यानी मृदा की खुदाई का। तो लेंथ तो वही रहेगी, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे और एच से मल्टीप्लाई। मृदा खुदाई कार्य की अगर गहराई हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, ग्राउंड लेवल से नीचे, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे ये रहेगी। ये कितनी है, अगर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसको, 10 20 20 और 30 यानी 40 30 70 1 80, तो ये 80 हो, 80 यानी 10.8 मीटर। फिर आपको विड्थ देखना खुदाई की, खुदाई की विड्थ कितनी होगी, जितनी आपकी कंक्रीट की विड्थ है उतनी। ये कितनी है 10.9, उसमें रख दीजिए। लेंथ कितना निकाला था 17.4 निकाला था, मल्टीप्लाई कीजिए विड्थ से, विड्थ तो सेम रहेगी 0.9 मीटर, हाइट चेंज हो जाएगी 10.8। उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए 17.4 मल्टीप्लाई बाई 0.9 ये आ रहा है 12.528। आपको क्या करना, 2 डिग्री तक एक्यूरेसी रखनी है तो इसको कर दीजिए 12.5। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही।
बस इतना सा करना है। आसान क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आ सकते नहीं आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थ्योरी है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको देखिए। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आ रहा था लोगों को। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड लें, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड लें और उसमें अगर शॉर्ट वॉल की लंबाई को देखें, ठीक है, तो अगर आप अर्थ वर्क से, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए यानी सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाए, तो इस छोटी दीवार की लंबाई में क्या होती है, लंबाई कम होती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई सेम रहती है। ठीक, इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ, इसका आप देख लीजिए क्या। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वही दिखा रहा है। मान लीजिए ये रही आपकी दीवार, इसके ऊपर पहला खसका, इसके ऊपर दूसरा खसका, इसके ऊपर ये ऊपर स्ट्रक्चर, फिर आपकी ये ग्राउंड लेवल, और इसी तरह का एक खसका, एक दीवार इधर। अगर आप सेक्शन देखेंगे मान लीजिए ऐसा कुछ है, पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो। मैं ये वाला सेक्शन देखता हूँ, ये वाला सेक्शन देखता हूँ इधर की तरफ। मैं एक दीवार बना दिया हूँ, दूसरी दीवार भी इधर बना दिया, तो दोनों दीवारें सेम है। अगर ड्राइंग में सेम नहीं बन रही है तो आप सेम मान के चलें। ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर होगा, ये आपका ग्राउंड है। अब क्या बोलना है, अब पहले तो अगर हम छोटी दीवार की लंबाई देखें तो हमको पता होना चाहिए जो छोटी दीवार की लंबाई है वो अंदर से अंदर ली जाती है। ठीक है, छोटी दीवार की लंबाई जो है वो अंदर से अंदर ली जाती है। अंदर से अंदर मान लीजिए कंक्रीट वर्क के लिए तो ये वाली लंबाई लेंगे आप, और अगर पहले खसके के लिए लें तो ये वाली लंबाई, दूसरे खसके के लिए लें तो ये वाली लंबाई लेंगे, अगर दीवार के लिए लें तो ये वाली लंबाई। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका फाउंडेशन है इतना, ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी दीवार है, ये सुपर स्ट्रक्चर की दीवार है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं देखिए छोटी दीवार की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको छोटी दीवार की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ती जाएगी इसकी दीवार की लंबाई। तो ये चीज पूछा हुआ है कि अगर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करें तो छोटी दीवार की लंबाई में क्या आता है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाए, अगर उल्टा पूछता ऊपर से नीचे की तरफ आए तो लंबाई कम हो रही है, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो लंबाई कम हो रही है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो लंबाई बढ़ रही है। तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, और ये चीज भी पूछ सकता था कि अगर आप ये चीज भी पूछ सकता आपसे, ये अगर आप लंबी दीवार है तो लंबी दीवार कहाँ से कहाँ दिख जाती है, बाहर से बाहर। ये लंबी दीवार, अगर आप लंबी दीवार की लंबाई को देखेंगे जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो लंबी दीवार की लंबाई कम होती जा रही है, ध्यान दीजिएगा, लंबी दीवार की लंबाई कम होती है जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कई क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन आपसे पूछा छोटी दीवार की लंबाई की, छोटी दीवार अंदर से अंदर मेजर करते हैं, अंदर से अंदर मेजर करते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, कुछ पूछ रहा था इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू। अभी आपको बताया गया था कि जो अभी आप स्पेसिफिकेशन या फिर जो भी आप देना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बताना चाहते हैं कि मेरा काम ऐसे होगा,
सब चीज आप ड्राइंग के थ्रू नहीं बता सकते, हर चीज आप ड्राइंग में नहीं बता सकते, ड्राइंग की भी एक लिमिटेशन होती है। ड्राइंग आपको डायमेंशन बता सकती है, ठीक है, ड्राइंग आपको डायमेंशन बता सकती है, लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं बताएगी, ठीक है, क्वालिटी नहीं बताएगी, ठीक, वर्कमैनशिप नहीं बताएगी, ठीक? ये काम कैसे करना है। आप कंक्रीट हाथ से भी बना सकते हो और आप उससे बना सकते हो, मिक्सर से भी बना सकते हो, ठीक। अब इसमें किस चीज पे बनाना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए अगर ड्राइंग के अलावा कौन सी चीज का यूज करते हैं आप, स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक। तो जो चीज आप ड्राइंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बता सकते, उसके लिए आप स्पेसिफिकेशन का मदद लेते हैं। अब स्पेसिफिकेशन भी दो तरह के, एक होता है जनरल, दूसरा होता है डिटेल। तो जो चीज आप ड्राइंग में नहीं बता सकते उसके लिए आप स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं, बताया गया था। यही क्वेश्चन पूछा, ये प्रोग्रेस चार्ट तो कुछ होता ही नहीं है, कवर नोट कुछ नहीं होता है, नॉन ऑफ दिस, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिम्पसन रूल से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये अर्थवर्क का क्वेश्चन है। सिम्पसन रूल जिसको पता होगा वो क्वेश्चन कर पाए। तो बोल रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट यूजिंग सिम्पसन्स थर्ड रूल वाला यूज करना है, सिम्पसन थर्ड रूल यूज करना है, ठीक है। 3/8 रूल भी होता है सिम्पसन, सिम्पसन के दो रूल होते हैं, 3/8 एक 1/3, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिम्पसन के दो रूल है। अगर A1 A2 A3 ये क्या है, आपके सेक्शन के एरियाज है, और n नंबर ऑफ सेक्शन है, ठीक है, और h क्या है, इंटरवल, ठीक। तो आपको फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन का, तो फॉर्मूला रखने वाली चीज है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। h डिवाइडेड बाय 3 A1 प्लस AN 4 ब्रैकेट में नंबर ऑफ इवन और 2 ब्रैकेट में नंबर ऑफ ऑड, ठीक है। यानी ये जो 3 5 7 ये जो क्या रहेंगे, 2 के साथ रहेंगे, और 2 4 6 8 ये किसके साथ रहेंगे, 4 के साथ रहेंगे। और पहला सेक्शन और लास्ट सेक्शन एक साथ रहेगा और h/3 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये है सिम्पसन 1/3। ये फॉर्मूला में क्वेश्चन पूछा गया, दो रूल है इसके, 3/8 भी है, एक 1/3, एक ट्रेपेजॉइडल रूल भी होता है, वो भी देखना आपको, ठीक। मिड सेक्शन फॉर्मूला होता है, वो भी देखना है, ठीक। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, ये भी उसी से क्वेश्चन है। आपसे मेथड के बारे में पूछना है कि विच मेथड इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क की कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने मिड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, मीन सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रेपेजॉइडल रूल अभी बताया गया आपको, ठीक है। फिर आपके पास ये है मीडियन सेक्शन, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, डी वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। मिड सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास लेंथ है, ये बीच वाले एरिया को अगर आप एवरेज एरिया मान लें और पूरी लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं मिड सेक्शन। और आप पहले वाला एरिया निकालें A1 और लास्ट वाला एरिया निकालें A2, इन दोनों का एवरेज ले लें, ठीक है, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो इसको कहते हैं मीन सेक्शन एरिया। और ट्रेपेजॉइडल रूल तो आपने देखा ही है, ठीक है, वही 3/8 वाला, ठीक। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, मीडियन सेक्शन, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, ना ऐसा कोई मेथड आपको पढ़ाया गया, ठीक। तो ये ऊपर के तीनों मेथड क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए, क्वांटिटीज निकालने के लिए, अर्थवर्क की क्वांटिटीज निकालने के लिए बहुत मेथड है, लास्ट वाला में। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये डी नहीं है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्राइव सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिक वर्क। ये फिर वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया। क्या है, 33% बताया था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, 33% होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब का कितना होता है, 0.33 होता है 1 मीटर क्यूब में, ठीक। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 33% हो जाएगा। उसमें परसेंट पूछ लिया था, उसमें वॉल्यूम पूछा था मीटर क्यूब में, या परसेंट में पूछा है, सेम ही चीज पूछा है, बस यूनिट चेंज कर दिया।
33% होता है। अगर आपको 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है तो 33% आपको ड्राई मोर्टार यूज करना है। पूछ रहा है द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट। निम्न में से कौन सा आइटम ऐसा है जो आपको रेट एनालिसिस करने के लिए रिक्वायर्ड है? देखिए ऑप्शन बोला कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, तो ये तो चाहिए आपको। जब तक आपको लाभांश नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे। टूल और प्लांट एक्सपेंडिचर ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, सीधी सी बात है। जब तक आपको टूल और प्लांट का एक्सपेंडिचर नहीं पता होगा आप रेट नहीं बता पाओगे किसी भी चीज का। और आपको एक लेबर का एक दिन में कार्य करने की क्षमता भी पता होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक, तो ऑल ऑफ द, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप रेट एनालिसिस कर पाओगे। अगर कोई आइटम उठाओ आप तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट पता होना चाहिए जो कि जनरली 10% के आसपास होता है। फिर टूल और प्लांट भी पता होना चाहिए आपको कि इसमें कौन सा टूल लग रहा है कौन सा प्लांट लग रहा है, ठीक। फिर आपको उसमें जितने लेबर काम कर रहे हैं, जितने तरह के लेबर काम कर रहे हैं उनके एक दिन की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक, यानी आउटर में पता होना चाहिए। तो ये टी ऑप्शन से, यानी आपको इस सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पूछ रहा है कि 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट का प्रोपोर्शन है, ठीक है, 1:2:4, ठीक है, 1:2:4, ठीक है। और पूछ रहा है क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी चाहिए, कितनी सीमेंट की क्वांटिटी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 मीटर क्यूब आपको कंक्रीट करनी है तो आपको कितना ड्राई मोर्टार चाहिए था। 1.5 से गुणा कर दीजिए, या 5-3 ले लीजिए या 5-4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1.53 के आसपास ले सकते हैं, मैं 5-4 ले लेता हूं। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.54, कितना आ जाएगा 15.4। ये क्या है, ये आपका ड्राई कंक्रीट है। तो कंक्रीट इतना ड्राई लेंगे तब इतना वेट बनेगा 10 मीटर। अब इस ड्राई में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, सीमेंट है, सैंड है और कोर्स एग्रीगेट। तो तीनों का सम कितना है, 4, 3, 7। और आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको सीमेंट निकालने के लिए बोला है। सीमेंट निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना है 15.4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, तो आपको ये पता चल गया कितना 2.2। और ये क्या है, ये मीटर क्यूब है, और आपको क्या पता है 1 मीटर क्यूब में कितनी सीमेंट की बोरियां आती है, लगभग 30 बोरियां आती है, ठीक। तो 2.2 मीटर क्यूब में कितनी आएगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ रही है भाई, 66 आ रही है मेरे ख्याल से, करके देख लीजिए, 66 आ जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 66, ठीक। समझ में आया होगा आई होप। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए 1.54 ड्राई मीटर आपको कंक्रीट चाहिए, ठीक। तो 10 के लिए कितनी चाहिए, 15.4 चाहिए होगी। इस 15.4 में क्या क्या चीजें हैं, एक सीमेंट पार्ट है, 2 सैंड का पार्ट है, 4 एग्रीगेट का पार्ट है। तीनों का सम कितना हो गया, 4, 3, 7, 7 से डिवाइड कर दिया। लेकिन सीमेंट कितना है, एक पार्ट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई, इसमें आ गई, मीटर क्यूब में आ गई। लेकिन आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होता है, तो 2.2 मीटर क्यूब में कितना बैग होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 66 बैग। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोर्टार। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। आपको बताया गया था कि आप आउटटर्न की वैल्यू याद करिएगा, जितने भी आइटम है सबके आउटटर्न पता होने चाहिए, एक मजदूर, ठीक। तो कितने होते हैं, 8 मीटर। यानी इसका क्या मतलब है, अगर एक आदमी 8 घंटे काम करेगा तो एक दिन में इतना मीटर स्क्वायर क्या कर लेगा, वो प्लास्टरिंग का काम कर लेगा, 12 mm प्लास्टरिंग, ठीक। तो ये आउटटर्न है। आउटटर्न मतलब कार्य क्षमता है या कार्य दक्षता है इसकी, एक मजदूर 8 घंटे के काम पर। अभी आपको पूछा गया व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ फॉर 12 mm डायमीटर स्टील बार। तो ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 0.000618 डी स्क्वायर। इसमें डी की वैल्यू क्या है, 12 mm।
ये क्या निकाल के देगा, ये आपको 1 मीटर की लेंथ निकाल के देगा, वेट निकाल के देगा 1 मीटर, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 0.0618 दी कितना 12 इंटू 12.889992 आ रही है, क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले में रखिए। डी की वैल्यू क्या है 12, डी क्या है डाया है, डाया ऑफ स्टील बार, ये क्या निकल के आएगा, ये वेट निकल के आएगा पर मीटर लेंथ का। आसान क्वेश्चन था ये भी। पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ठीक, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ 50 kg बैग्स, ठीक है, तो 50 किलो का बैग है, ठीक है, एक सीमेंट का, ये भी बता दिया, ठीक। तो कास्ट था इतने का स्लैब आपको कास्ट करना है, ठीक। आरसीसी 1:2:4 थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करिए, जो भी आपने आरसीसी का वर्क किया है, ठीक, उसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको एरिया पता है 5x4 स्लैब का, थिकनेस दी हुई है आपको, कितनी दी हुई 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इतना वॉल्यूम में आपको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने वॉल्यूम में 5x4 × 10.1, तो 2 मीटर क्यूब। अब 2 मीटर क्यूब क्या है, ये वेट कंक्रीट है, ठीक है, लेकिन आप क्या जब सीमेंट यूज करोगे और क्या नाम है एग्रीगेट यूज करोगे, सैंड यूज करोगे, तो आप ड्राई स्टेट में यूज करोगे, तो आपको ड्राई पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1.54 गुना ज्यादा हो, 1.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 1.54 से मल्टीप्लाई कर तो 3.08 आ जाएगा मीटर क्यूब। अब इस 3.08 मीटर क्यूब में क्या क्या चीजें हैं, सीमेंट भी है, सैंड भी है और एग्रीगेट भी, तो कितना प्रोपोर्शन है 4 + 2 + 1 यानी 7, तो इसको 7 से डिवाइड करें, ठीक। और आपको क्या निकालने के लिए बोला, आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप सीमेंट का कितना प्रोपोर्शन है, 1 पार्ट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस पोर्शन को किससे 7 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक, तो कितना आ रही है वैल्यू 0.44 आ रही है। 1 मीटर क्यूब में कितनी सीमेंट की बैग होती है 30, ठीक, तो ये 0.44 में कितनी हो जाएंगी, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक, निकाल लीजिए डायरेक्ट, जा रही है मैं निकाल बताता हूँ आपको, जा रही है 13 बैग, ठीक, 0.44 मीटर क्यूब में कितनी बैग आएंगी 13 बैग, ये भी निकाल सकते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या करना है शायद तो करना है, ठीक, इस 0.044 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बैग मिल जाएगा 13 बैग। इस केस में आपको वॉल्यूम नहीं दिया था, और पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन 20 क्यूबिक मीटर, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 500, 20 में कितना होगा निकाल सकते हैं, 10 से हो गया, ये 10,000 हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा, निकाला जा सकता है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिक कंटेंट मेथड, ठीक है, यानी जो आपको प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बताए गए थे उसमें से एक और एक मेथड का टाइप था क्यूबिक कंटेंट मेथड, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एरिया विथ रियल रेट, ठीक, तो क्या एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, नहीं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक, इट इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो ये तो ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्यूबिक कंटेंट मेथड क्या होता है प्लिंथ एरिया से ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हाइट का फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन लिखा है इसमें इट इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हाइट आप बिल्डिंग की बढ़ा देंगे तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट उतना एक्यूरेट नहीं रह जाएगा, ठीक, तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, क्यूबिक कंटेंट मेथड यूज करेंगे,
इन चारों में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये मेथड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक, ये तो उल्टा लिखा हुआ है तीसरा तो। ठीक, एरिया पे तो बेस्ड होता ही नहीं है, ये वॉल्यूम पे बेस्ड होता है। ठीक, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालते हैं, क्यूबिक रेट को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से। ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, नीचे वाला चौथा सही। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसमें पूरा थ्योरी का नॉलेज ले लिया आपसे इस क्वेश्चन में, अगर क्यूबिक कंटेंट सही से नहीं पढ़ा है तो ये नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्टर क्या क्या होते हैं ऑब्सोलेंस के। ऑब्सोलेंस के लिए क्या, नया इन्वेंशन हो जाए सही है, इंप्रूवमेंट और डिजाइन हो जाए, अगर कोई नई डिजाइन आ जाए मार्केट में, आउटडेटेड डिजाइन यानी जो आपके पास डिजाइन है वो आउटडेटेड हो जाए। ठीक, तो 4 ऑप्शन सही है। ठीक, तो तीनों केस में क्या हो जाएगा, अप्रचलन हो जाएगा, इसका संपत्ति का ऑब्सोलेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये चौथा ऑप्शन सही है।